अस्सलामुअलैकुम। शाह हवेली में पिछले 5 दिनों से सफ़े मातम बिछा था। घर की ख़वातीन का रो रो कर बुरा हाल था, तो वही मर्द हजरात आज गांव में मौजूद जरगे की मखसूस जगह पर मौजूद थे। या तो वली दो हाकिम खान या फिर अपने बेटे को दो। शाहनवाज शाह की गर्जदार आवाज़ वहाँ गूंजी। हाकिम खान ने जबड़े सख्ती से भींचे। सामने खड़े शाहनवाज शाह को देखा। हमारा बेटा कसूरवार नहीं है, हम ना वनी देंगे और ना अपना बेटा। हाकिम खान ने सुर्ख निगाहों से शाह को घूरते हुए जवाब दिया। हाकिम खान, तुम्हारे बेटे की बंदूक से गोली चली है। तुम्हारे बेटे के अलावा वहाँ कोई मौजूद न था। गांव के लोगों ने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे बेटे के हाथ में गन देखी है। अब भी कहोगे कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है? शाह नवाज शाह की बात सुनते वहाँ मौजूद उस खूबरू शाहजादे की आंखों में तैरती लाली में इजाफा हुआ। पुश्त पर हाथ बांधे वो सर्द व सपाट चेहरा लिए जिरगे के फैसले का मुंतजिर था। उसकी बीवी के सीने में बेदर्दी से गोलियां उतारी गई थीं। उसकी 6 माह की बच्ची को माँ के आंचल से दूर किया गया था। वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। हाकिम खान, जल्द अज जल्द फैसला दो, या तो उसूल के मुताबिक अपनी बेटी वनी करो या अपने बेटे को यहाँ बुलाओ, खून का बदला खून या फिर वनी। जिरगे के सरपंच ने बात बढ़ती देखी तो हतमी फैसला सुनाया। हाकिम खान ने लब आपस में सख्ती से भींचे। एक लौटता बेटा था, उसकी जान कैसे दाव पर लगा देते? अभी तो उन्हें खुद ये मालूम न था कि उनका बेटा कहाँ है। ज़िंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जिस कदर बेबस वो आज महसूस कर रहे थे। एक तरफ बेटा था जिसका अता पता उन्हें मालूम नहीं था, तो दूसरी जानिब लाडों से पली बेटी जिसे वनी जैसी रस्म की नज़र करने का सोचते ही उनका दिल तड़प उठा था। सरपंच साहब, मैं खून का बदला खून देने को तैयार हूँ। अपनी बेटी में कभी वनी की नज़र नहीं करूँगा। हाकिम साहब की बात सुनते शाह नवाज खान तमस्खुर से मुस्कुराए थे। अर्तज़ा शाह ने मुठ्ठियाँ भींचते खामोशी से उनकी जानिब देखा। मैं अपना आप तुम्हारे हवाले करता हूँ शाहनवाज, तुम मेरा खून करके अपनी बहू के खून का बदला ले लो। हाकिम खान की बात सुनते वो जो मुस्कुरा रहे थे उनकी मुस्कुराहट सिमट सी गई। सरपंच ने शंजो पंज में मुब्तला उनकी जानिब देखा। लोग आपस में चेमगोइयाँ करने लगे। हाकिम खान, ये रिवाज नहीं है। जिरगे का उसूल आप जानते हैं। बेहतर यही है अपनी बेटी को वनी करें। आपका बेटा ना मर्दों की तरह यहाँ से भाग गया है। जल्दी करें, हमारे पास वक्त नहीं। इस सारे वक्त में वो पहली बार बोला था। उसका सर्द और सख्त लहजा वहाँ खामोशी ठाने का सबब बना था। अर्तज़ा खान की जानिब हाकिम खान ने बेबसी से देखा था, जो उनके देखने पर अपनी नज़रों का जाविया बदल गया था। गुलरुख बीबी को ले आओ। हाकिम साहब ने अपनी नम आवाज़ पर काबू पाते अपने ख़ास मुलाजिम को हुक्म दिया, जो अपनी प्यारी सी बीबी जी का नाम सुनते शिकवा कुन निगाहों से उनकी जानिब देखते पलट गया था। खान हवेली की जान थी गुलरुख में, और सबसे ज़्यादा चाहिए थी वो अपने लाला की थी, जिसकी जान बचाने की खातिर आज वो भेंट चढ़ाई जा रही थी। कुछ ही पल में चादर में लिपटा उसका वजूद गाड़ी से उतरते सीधा अपने बाबा की जानिब आता उनके सीने से लगा था। जिरगे में मौजूद हर मर्द की नज़र उस नाजुक लरजते वजूद पर पड़ी थी, जिसके घुटनों तक आते बाल चादर से झांकते सबकी तवज्जो का मरकज़ बने थे। अर्तज़ा शाह ने अपनी सुर्ख नज़रों का मरकज़ उस नाजुक वजूद की जानिब किया था। उसकी आंखों में कहर ओद आया था। वो शोलाबाज निगाहों से उस नाजुक वजूद को देख रहा था, जिसकी शहद रंग आँखें, जिनमें मोटे मोटे आंसू मोतियों की मानिंद चमक रहे थे, अपने बाप के सीने से लगती रोते हुए कुछ कह रही थीं। और हाकिम साहब बेबसी से उसके चेहरे को हाथों में थामे उसके माथे पर अपने लब रखते उससे शायद माफ़ी मांग रहे थे। बाबा प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी। गुलरुख ने नज़रें अपने बाबा की नम निगाहों में गाड़ते भर्राई आवाज़ में कहा, बेटा तुम्हारा बाबा मजबूर है। एक बार तुम्हारा लाला आ जाए, मैं अपने बच्चे को अपने पास वापस ले आऊँगा। हाकिम साहब भारी लहजे में उसे कहते खुद के आंसुओं पर जब्त के बंधन बांध रहे थे। गुलरुख के आंसू थमे। मैं लाला से नाराज़ हूँ बाबा। मैं उनकी वजह से आज एक ऐसी रस्म की नज़र होने जा रही हूँ जो एक लड़की के लिए ज़िंदान की कैद जैसी है। आप झूठी तसल्लियाँ मत दें बाबा, ना खुद को ना मुझको, क्योंकि मैं जानती हूँ एक बार जो इस ज़िंदान में कैद हो गया उसकी वापसी की तमाम राहें मुस्तरद हो जाती हैं। भर्राई आवाज़ में उन्हें हकीकत का चेहरा दिखाते वो किसी कठपुतली की मानिंद उनके सीने से लगी नज़रें झुका गई थी। वो तो जानती तक न थी कि उसके भाई ने किसका खून किया है, किसके खून के बदले उसे वनी किया जा रहा है, किस शख्स के हवाले उसे किया जा रहा है। काश एक बार नज़रें उठाए वो उस शख्स को जानिब देख लेती जिसकी तपिश भरी झुलसा देने वाली नज़रों की जद में वो ख़ुद को महसूस कर रही थी। कुछ माह पहले ही तो वो अपनी तालीम मुकम्मल करके गाँव वापस आई थी, और आते साथ उसे एक जलती आग में झोंका जा रहा था, और उस पर जान निछावर करने वाला उसका लाला न जाने कहाँ गायब था, जो उस पर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उसकी वजह से ही उसे एक सज़ा से नवाजा जा रहा था। कुछ ही पल में वो अर्तज़ा शाह के निकाह में आ गई थी। किसी बुत की मानिंद अपनी जगह से उठते वो अपने बाबा की जानिब देखने लगी, जिनकी सुर्ख आंखें उनके ज़ब्त का पता दे रही थीं।
کیا تمہیں یقین ہے اپنے لالا پر؟ وہ حلق میں آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے، جس نے شکوہ کن نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ لالا پر یقین ہے، لیکن ان سے میرا رشتہ نہیں، کیونکہ وہ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے کہیں بھاگ گئے۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بجائے چہرہ چھپا کر کہیں چھپ بیٹھے ہیں بابا۔ گلرخ کی آواز روندھی ہوئی تھی، ابھی وہ ان کے سینے سے لگتی جب کسی آہنی گرفت نے اس کی کلائی جکڑی۔ گلرخ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ بابا! بے ساختہ اس نے حاکم صاحب کو دیکھا، جن کا آگے بڑھتا قدم تھم گیا تھا۔ وہ شخص اس کی کلائی سختی سے جکڑے اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور وہ اس آس میں چیخ رہی تھی کہ ایک بار اسے اس کے بابا کے سینے سے لگنے دیا جائے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ارتضی شاہ نے اس کے نازک وجود کو بے دردی سے اندر دھکیلا تھا۔ گلرخ کے چہرے سے چادر ہٹ چکی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا تھا۔ ارتضی نے ضبط سے جبڑے بھینچے اس کی جانب کا دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ گلرخ تڑپتی ہوئی گاڑی کے سیاہ شیشوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آنکھوں پر بازو رکھے رو رہے تھے۔ اتنے لاڈ سے پلی بیٹی کو ان کے سامنے ایسا کھینچتے ہوئے لے جایا گیا تھا جیسے وہ کوئی بھیڑ یا بکری ہو، اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ بابا جانی، مجھے لے جائیے پلیز۔ گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکائے وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بلکتے ہوئے روتی ہوئی بولی، اس بات سے انجان کہ بیک مرر سے لہو رنگ ہوئی نگاہیں اس کے وجود پر جمی تھیں۔ چادر پہنو لڑکی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے رونے میں مصروف تھی، اس بھاری سرد لہجے کو سنتے جلدی سے اپنی چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپ گئی۔ اس شخص کی جانب دیکھنے کی ہمت ہوئی ہی نہیں تھی جس کی آواز اسے ماضی کے دریچوں کو کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ لیکن وہ یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنے لب دانتوں سے کچلتے وہ بنا آواز روتے آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس پر ظلم کی انتہا کر دی جائے گی، جو اس کی نازک جان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ شاہ حویلی کے اندر سے آتی بین کی آواز سنتے گاڑی میں بیٹھی گلرخ کا دل کانپا۔ اس نے گاڑی کے شیشے کے پار اس عالیشان حویلی کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی جانب کا دروازہ کھلا تھا۔ گلرخ تیزی سے اپنی نظریں جھکا گئی، پھر سے اس کی کلائی آہنی گرفت میں قید ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر آتے اس جابر شخص نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گلرخ نے اپنی کلائی پر سرخ انگلیوں کے نشان دیکھے، بھیگتی نم پلکوں کی جھالر اٹھائے سامنے دیکھا جہاں دو عورتیں اسے نفرت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ہے حاتم خان کی بہن جس نے تمہاری بیٹی اور تمہاری بہو کو چھینا ہے، یہ اب سے تمہارے حوالے۔ شاہ نواز کی بات سنتے نرمین بیگم نے نفرت سے اسے دیکھتے اس تک آتے اس کے بال جکڑتے زمین پر دھکا دیا تھا۔ گلرخ زمین پر گری تھی، کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی سفید کلائی میں گھپ سی گئی تھیں۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی جو حویلی کے بند کمرے میں اپنی بچی کو گود میں اٹھائے اس شخص کی سماعتوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے اپنی بچی پر گرفت مضبوط کی تھی جو اس میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گلرخ ابھی زمین سے اٹھتی جب شازمہ بیگم اس تک آتے اسے سیدھا کرتے اس کے سرخ و سفید نرم و ملائم رخسار پر زوردار تھپڑ مار گئی تھی۔ گلرخ درد کی شدت سے پھر چیخی تھی۔ شاہ نواز خان وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ گلرخ کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ آج تک اس کے بابا نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اسے ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنائے رکھا تھا۔ یہاں سب اس پر ایسے ٹوٹ پڑے تھے جیسے وہ کوئی مردہ ہو جو درد جیسے احساس سے ناآشنا ہو۔ وہ لبوں پر قفل لگائے ان کے زوردار تھپڑوں اور ٹھوکروں کو برداشت کر رہی تھی، جبکہ وقتاً فوقتاً وہ ضبط کھوتے چیخ اٹھتی تھی اور اس کی دل سوز چیخیں کسی کے دل پر چابک جیسا وار کر جاتی تھیں۔ بس کر جاؤ، اماں کیا جان لو گی اس کی؟ بدلہ لینا ہے تو اس کے بھائی سے لو، اس پر کیوں ظلم ڈھا رہی ہو؟ نفیسہ جو اپنے بچے کو سلاتے اب نیچے آئی تھی، گلرخ کے نیم بے ہوش وجود کو دیکھتے زوردار آواز کے ساتھ کہتے ہوئے اس تک آتے اسے ان دونوں جابر عورتوں سے بچا گئی۔ اس کا بھائی تو بغیرتوں کی طرح کہیں جا چھپا ہے، ونی میں آئی ہے یہ لڑکی، اسے ونی کی طرح سے سلوک کیا جائے۔ نفیسہ تم مت بولو بیچ میں کچھ، اس کی وجہ سے میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میری نواسی اپنی ماں کے آنچل سے محروم ہو گئی۔ شازمہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، گلرخ کی سانسیں سینے سے کھینچ لیں۔ وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی جب نفیسہ نے ان کا ہاتھ روکا۔ اماں، آپ ہی کی موت ایسے ہی لکھی تھی، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، خدا را رحم کھائیں، موت کا گھر ہے، یہاں تماشا مت کریں۔ نفیسہ نے ان کا ہاتھ جھٹکتے سرد لہجے میں کہتے ملازمہ کو بلایا تھا جس نے بھاگتے ہوئے اس کی جانب آتے گلرخ کے وجود کو سہارا دیا تھا۔ گلرخ نے تشکر بھری نظروں سے نفیسہ کی جانب دیکھا جس نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے زخمی گال کو دیکھتے
اپنی ماں اور تائی کو کوسا تھا، جنہوں نے ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ارتضی شاہ 6 مہینے کی دعا کو کاٹ میں لٹا رہا تھا جب دھڑام سے دروازہ کھلنے کی آواز پر گرجا۔ سامنے نفیسہ کو دیکھتے اس نے لب سختی سے بھینچے۔ کیا کر دیا ہے آپ نے یہ سب؟ مجھے آپ سے امید نہیں تھی بھائی۔ نفیسہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے شکوہ کن لہجے میں بولی۔ کیا کر دیا ہے میں نے؟ دعا کے اوپر چھوٹا سا کمفرٹر ڈالے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ اچھی طرح واقف تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح بن گئے ہیں، جس کے لیے عورت پر ہاتھ اٹھانا معمولی سی بات ہے۔ آپ ایک جیتی جاگتی انسان کو اس گھر میں باندی بنا کر لے آئے ہیں۔ آپ کی سماعتوں نے اس کی چیخیں تو سنی ہی ہوں گی۔ اسے بے دردی سے مارا جا رہا تھا بھائی، اور یہ وہی لڑکی تھی میرے خیال سے جس پر آپ ایک آنچ نہیں برداشت کر پاتے تھے، جسے ذرا سی چوٹ پہنچانے کی پاداش میں آپ نے اپنے آپ کو سزا دی تھی۔ نفیسہ جیسے اس کے سارے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ اس نے لہو رنگ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا۔ ماضی کو ماضی رہنے دو نفیسہ، آج میں جیو۔ آج وہ میری بیوی کے قاتل کی بہن ہے، بنی ہو کر آئی ہے ادھر۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے وہ سرد مہری سے گویا ہوا۔ بیوی؟ وہ بیوی جو اپنے آشنا سے ملنے جا رہی تھی اور ماری گئی تھی بھائی؟ نفیسہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا چاہتی ہو نفیسہ تم؟ دعا کی نیند کا لحاظ کرتے وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ جب نفیسہ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، بس ایک بار اسے جا کر دیکھ آئیں اگر آپ نے کبھی زندگی میں اس سے ذرا برابر بھی سچی محبت کی ہے تو۔ نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارتضی نے اپنا ہاتھ پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے سے نکلتا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ نازک وجود پناہ لیے ہوئے تھا۔ گل رخ جو اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز اور پھر بھاری قدموں کی دھمک اپنی جانب بڑھتی محسوس کرتے خوف سے کانپتی اپنے گھٹنوں سے منہ اٹھاتے آنے والے شخص کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل اسے یوں لگا جیسے حویلی کی چھت اس پر آن گری ہو۔ رضا تم؟ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے وہ گویا ہوئی، جبکہ ارتضی خان اس کے سرخ نیل زدہ گال کو دیکھتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا تھا۔ گل رخ نے نفی میں سر ہلایا جیسے یقین نہ کرنا چاہتی ہو اس بات پر جس بات کی گواہی اس کا دماغ اسے دے رہا تھا۔ تم مجھے ونی میں لے کر آئے ہو؟ گل رخ نے آنسوؤں کا گولا نگلتے اٹکتی آواز میں اس سے پوچھا۔ اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خود بیچ میں موجود چادر قدموں کے فاصلے کو ختم کرتے اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ بے وفائی تو خوب مہارت سے کی تھی، میں نہیں جانتی تھی تم میں صفاقی بھی موجود ہے۔ تم اس قدر صفاق بھی ہو سکتے ہو کہ ایک عورت ذات سے بدلہ لوگے؟ آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو یکدم اس شخص کی بے وفائی یاد آتے سوکھ چکے تھے۔ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ لفظ بہ لفظ پر زور دیتے بولی۔ ارتضی خان نے لب سختی سے بھینچے، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کیچیاں دیکھیں۔ صفاق تو تمہارا بھائی بھی ہے جو نامردوں کی طرح چھپ بیٹھا ہے اور اپنی بہن کو بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ سرد لہجے میں اس کے الفاظ اسے لوٹا رہا تھا۔ گل رخ نے دانت پر دانت جمائے اس شخص کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں اسے ڈھونڈنے سے بھی پشیمانی نظر نہیں آئی۔ میرا بھائی نامرد نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، بہت جلد آئے گا، اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے ایسے لفظ سنتے وہ آپے سے باہر ہوتے۔ اس کا کالر جکڑے تیش کے عالم میں بولی۔ ارتضی نے ایک نظر اس کے نازک ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر جہاں چھپے انگلیوں کے نشان دیکھتے اس کے دل سے جیسے خون رس رہا تھا۔ تم پہلی اور آخری عورت ہو جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ارتضی خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کے گریبان کو تھام سکے۔ یکدم اس کے پہلو پر ہاتھ رکھتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے کان میں جھکتے سرد لہجے میں بولا۔ گل رخ نے آنکھیں سختی سے میچتے اس کی گرم سانسوں کی حدت سے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس کی۔ لفظوں کے جال بننا بند کر دیں اب، آپ کے لفظوں کے جال میں پھنسنے والی نہیں۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے وہ اس سے دوری بناتے تلخی سے بولی۔ لفظوں کے جال نہیں بن رہا، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ارتضی نے اس کی جانب بڑھتے اس کی کلائی تھامتے اپنے رومال سے ان خراشوں سے رشتے خون کو صاف کیا تھا۔ آپ کی کوئی بات سچ نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی۔ ونی ہوں، مجھ پر ظلم ڈھائیے، یہ عنایتیں مت کریں۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرتے وہ تلخی سے بولی۔ تم نے کبھی میری باتوں پر یقین نہیں کیا تھا گل۔ ارتضی کا لہجہ پستی لیے ہوئے تھا۔ گل رخ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یقین؟ اندھا یقین کیا تھا آپ کے ان جھوٹے وعدوں پر، آپ کی ان جھوٹی قسموں پر، آپ کے لبوں سے ادا ہوئے ہر لفظ پر یقین کیا تھا۔ کیا ملا مجھے؟ آپ نے فقط مجھے دھوکے سے نوازا ہے۔ رضا شاہ تسلیم کریں، آپ ظالم جابر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بے وفا اور دھوکے باز انسان بھی ہیں۔ تسلیم کریں، مت دیکھیں یوں اس طرح مجھے آپ کی یہ آنکھیں فریب میں ڈوبی نظر آتی ہیں۔ مت دیکھیں رضا،
اس کے گریبان کو ہاتھوں میں جکڑے وہ جھنجھوڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولی۔ ارتضیٰ نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ دوائی لگا لینا، وہ واپس اپنے خول میں قید ہوتے سخت لہجے میں کہتا پلٹا۔ جب گلرخ نے دوائی اٹھاتے اس کی پشت پر دے ماری، ماضی کو ماضی ہی رہنے دیں رضا شاہ، میرے لالا آئیں گے اور میں چلی جاؤں گی یہاں سے، مجھے آپ کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی زوجیت میں رہنا۔ ارتضیٰ اس کے اس ننھے اور ناکام وار پر رکا تھا مگر پلٹا نہیں تھا۔ جب گلرخ اس کی پشت کو تکتے بھرائی آواز میں لہجے میں بلا کی نفرت سموئے ہوئے بولی، ارتضیٰ نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے، اپنی گردن جھٹکتے اپنے مساموں سے بھاپ نکلتی محسوس کی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی گلرخ ڈھہ جانے والے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ماضی، آپ کب اپنے گھر بات کر رہے ہیں رضا؟ سفید یونیفارم میں مربوس گلرخ چادر میں لپٹی اپنے سامنے کھڑے اس وجاہت کے شاہکار وجیح مرد کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، جو اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ ابھی یونیورسٹی کی چھٹیاں ہوتے ہی میں گاؤں جا کر بابا سے بات کروں گا، پھر تمہارے گھر رشتہ بھیجتے شان سے اپنے نام کرنے آؤں گا تمہیں۔ ارتضیٰ شاہ جیسے گلرخ رضا نام سے جانتی تھی، گلرخ کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ گلرخ اس کی نظروں سے لپکتی تپش سے شرم کے باعث اپنا چہرہ جھکا گئی۔ اور اگر میں انکار کر دوں آپ سے شادی کرنے کے لیے پھر؟ گلرخ نے نظریں جھکائے اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا، اور اس کی توقع کے مطابق وہ بھڑک اٹھا تھا۔ گلرخ کی کلائی پر گرفت سخت کرتے وہ اس کی تھوڑی اپنے ہاتھوں میں جکڑے اپنے چہرے کے روبرو کرتا، تنے تاثرات لیے اس کی آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑ گیا۔ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت گل، تم اس شاہ کی محبت ہو اور یہ شاہ اپنی محبت کو لے کر شدت پسند ہے۔ میری نہیں تو کسی کی نہیں، ایک گولی پہلے تمہارے یہاں ماروں گا اور پھر اسی بندوق سے اپنے ماتھے کا نشانہ لیتے خود کو بھی ختم کر دوں گا۔ جنونی انداز میں کہتے اس نے انگلیوں سے گن کی شکل بناتے پہلے گلرخ کے ماتھے پر رکھی اور پھر اپنے ماتھے پر۔ گلرخ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اس کی تھوڑی اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ مجھ سے اس طرح بات مت کیا کریں، آپ نہیں سنتے میری رضا، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ خفگی سے اس کی جانب دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے جانے لگی جب ارتضیٰ نے اس کی کلائی جکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ گلرخ کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں اس کی سخت پکڑ کی باعث اس کی کلائی میں ٹوٹتے گھپ سی گئی تھیں۔ گلرخ نے درد بھری سسکی بھرتے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی ذرا سی تکلیف پر خود تڑپتے اس کی کلائی جکڑے کانچ کی چوڑیاں اتارتے بے دردی سے زمین کی نظر کر رہا تھا۔ رضا بس چھوٹی سی خراش ہے، آپ میری چوڑیاں کیوں پھینک رہے ہیں؟ گلرخ نے اپنی چوڑیوں کو زمین پر دیکھتے اسے روکنا چاہا۔ آئندہ تم ایسی کوئی چیز نہیں پہنو گی جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ارتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ پر تکلیف تو آپ نے پہنچائی ہے مجھے۔ گلرخ کی زبان سے فوراً سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اس نے زبان تلے دانت دباتے ارتضیٰ کی جانب دیکھا، جو سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ دیوار پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ ایک بار نہیں، اس نے نہ جانے کتنی بار اپنا ہاتھ دیوار پہ دے مارا تھا۔ گلرخ حیرت و بے یقینی کے حصار سے نکلتے چیختے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی، جس سے باقاعدہ خون رس رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ رضا، اپنے آپ کو کیوں چوٹ پہنچا رہے ہیں؟ گلرخ اس کے ہاتھ پر اپنا رومال باندھے نم آواز میں بولی، تمہیں تکلیف پہنچانے کی وجہ میں بنوں تو لعنت ہے پھر میری محبت پر۔ ارتضیٰ اپنی تکلیف پر اس کے یوں تڑپ اٹھنے پر مسرور سا ہوتے ہوئے بولا۔ گلرخ اپنی دوستوں کی پکار سنتے اس نے نم شکوہ کی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اب اس سے خفا ہے۔ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ایک طرف کھڑی اپنی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتی نفیسہ کو دیکھا تھا، جس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارتضیٰ گلرخ کے جاتے ہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ خفا کر دیا اسے؟ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی نفیسہ نے اس سے پوچھا۔ زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی، مان جائے گی۔ گلرخ کو یاد کرتے ارتضیٰ نے مسکراتے لہجے میں کہا، واہ واہ، میرا بھائی تو گودے گودے ڈوب چکا ہے اس لڑکی کے پیار میں کہ اس کی ذرا سی تکلیف پر خود کو تکلیف دے بیٹھا ہے۔ نفیسہ نے تالیاں بجاتے اسے داد دی، جسے سر کو خم دیتے اس نے وصول کی تھی۔ گاؤں جانا ہے آج، ہمارا آپی کا نکاح ہے آج، بابا نے کہا ہے شام سے پہلے پہلے حویلی پہنچنا ہے۔ نفیسہ نے یکدم یاد آنے پر اسے اطلاع دی۔ نکاح ہمارا کا اتنی جلدی؟ ارتضیٰ اس کی بات پر حیران ہوا۔ ہم باقی باتیں وہاں جا کر پتہ چلیں گی، نفیسہ نے اس بات میں سر ہلاتے جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، میں بابا سے گلرخ کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ ارتضیٰ کی آنکھیں اس سوچ کے تحت چمک اٹھیں۔ نفیسہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کی جانب دیکھا، جو تھا تو اس کا تایا زاد بھائی، لیکن اسے سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ گلرخ کا کالج اور ارتضیٰ کی یونیورسٹی ہمراہ تھی۔ کچھ عرصے پہلے گلرخ نے اس کالج میں داخلہ کروایا تھا، جہاں پہلے ہی دن وہ ڈری سہمی سی ارتضیٰ شاہ کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔
शहद रंग आंखों में घबराहट का अंसर लिए वो इधर उधर देखती इर्तिज़ा खान को अपना असीर कर गई थी। इर्तिज़ा को अपना पहलू खाली होता महसूस हुआ। उसका मामूल बन गया था रोज़ गुलरुख को अपनी नज़रों के हिसार में रखना। गुलरुख पहले पहल तो उसकी नज़रों का महवर खुद की ज़ात को बने देख नज़रअंदाज कर जाती थी, लेकिन आखिर कब तक करती। धीरे धीरे उसे उसकी तपिश भरी नज़रों की आदत सी हो गई। इर्तिज़ा ने दीदार के बाद अपना कदम दूसरी मंजिल की जानिब बढ़ाना चाहा। जब उसे आगे से नो लिफ्ट का बोर्ड हरी झंडी दिखाता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने भी कोशिशें नहीं छोड़ी। वो गुलरुख से बात करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। दोनों में बातचीत बढ़ी। इर्तिज़ा की जानिब से तो मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। गुलरुख के दिल में उस शख्स ने तब घर किया जब उसे यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के तंग करने की कोशिश कर रहे थे, और तब न सिर्फ उसने उन लड़कों को धुन कर रख दिया था, बल्कि अपनी मोहब्बत का तराफ़ करते गुलरुख के दिल को अपनी जानिब मोड़ गया था। दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी, जिसका अख्ताम शायद जुदाई था। शाह हवेली में इस वक्त मौत का सा आलम था। एक तरफ उरूसी लिबास में सजी वो घर वालों की नफरत भरी निगाहों का हिसार बनी बैठी थी। पूछो इस बदबख्त से, कहाँ है वो शख्स जिसका नाजायज़ खून ये अपनी कोख में संभाले बैठी है? कहाँ है वो? इसके कहने पर उसके इतने बड़े गुनाह को माफ़ करते हम उसे इस शख्स के हवाले कर रहे थे। शाज़मा जो तुम्हारी बेटी के बकौल उससे मोहब्बत करता था, कहाँ है वो अब? मेहमान और ख़ानदान वाले जो इस कदर जल्द निकाह पर पहले ही मुझे शक भरी नज़रों से देख रहे थे, वो थूकते हुए गए हैं मुझ पर। रब नवाज शाह ने नफ़रत आमेज़ निगाहों से अम्मारा के हिचकोले खाते वजूद को देखते गरजते हुए कहा। नफीसा एक तरफ खड़ी अपने आंसुओं पर बंद बांध रही थी, जबकि इर्तिज़ा संजीदगी से सीने पर हाथ बांधे खड़ा ये सब देख रहा था। बाबा बाबा मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती नहीं है। उसने मुझे अपने जाल में फंसाया था बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लरज़ता वजूद लिए वो शिद्दत से रोते हुए उनसे माफ़ी मांग रही थी। कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें? तुम्हें अब कौन अपनाएगा? सिर्फ बदनामी का स्याह धब्बा बनकर रह गई हो तुम शाह ख़ानदान में। कहाँ से लाऊं ऐसा लड़का जो तुम्हें तुम्हारी इस नाजायज़ औलाद के साथ कबूल करे? इससे बेहतर है कि तुम मर जाओ। ये उठाओ गन और ख़त्म कर लो खुद को। बेतासुर लहजे में गुर्राते हुए वो कहते हुए उसकी जानिब अपनी गन फेंक गए। फर्श पर बैठी अम्मारा ने गन अपने हाथों में थामी। शाज़मा बेगम का दिल उछल कर हलक में आया। उन्होंने बहती निगाहों से रब नवाज शाह की तरफ देखते एक नज़र एक कोने में खड़े इर्तिज़ा पर डाली। रुक जाओ अम्मारा, और बोली, नवाज साहब, हे लड़का, वो कर लेगा शादी। अपनी बेटी के हाथ से गन छीनते बुलंद आवाज़ में कहते इर्तिज़ा की जानिब बढ़ी थी। इर्तिज़ा ने उन्हें अपनी जानिब बढ़ते देख नफ़ी में सर हिलाया। रब नवाज शाह ने शाह नवाज शाह की जानिब देखा। नरमीन बेगम खामोशी से ये सब देख रही थीं। नहीं चाची, इर्तिज़ा ने उनके करीब आने पर धीमी आवाज़ में नफ़ी में सर हिलाया था, लेकिन उनका अगला कदम उसे पत्थर का बुत बना गया था। वो उसके पैरों में झुकती उसकी पैरों पर हाथ रखते उसे बहते निगाहों से देख रही थी। प्लीज़ बेटा, मेरी बच्ची को अपना लो। तुम ही एक आस बची हो मेरी। गोद उजड़ जाएगी बेटा, मेरी खाली झोली भर दो। उसे अपना लो बेटा, मेरी गोद उजड़ने से बचा लो बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। औलाद की मोहब्बत इंसान को किस किस दर पर ले आती है। वो बेबस अपनी औलाद की ज़िंदगी के लिए खुद से रुतबे और उम्र दोनों में छोटे शख्स के पैरों में गिरी उससे अपनी बच्ची की ज़िंदगी मांग रही थी, जबकि साख निगाहों से उनकी जानिब देख रहा था। दिल दुहाइयाँ दे रहा था कि आपकी गोद उजड़ने से बचाने की खातिर उसकी मोहब्बत उजड़ जाएगी, लेकिन ज़मीर इस माँ को अपने पैरों में गिरे देख मलामत कर रहा था, और फिर उसने अपने दिल की दुहाइयों को नज़रअंदाज करते उस माँ की गोद उजड़ने से बचाने की खातिर अपनी मोहब्बत उजाड़ दी थी। नफीसा के आंसू बेसाख्ता आंखों से बह निकले। अम्मारा भी शिद्दत से रो दी। उसने झुककर शाज़मा बेगम को अपने पैरों से उठाते महज इस्बात में सर हिलाया था, और कुछ ही पल बाद गुलरुख की जगह अम्मारा उसकी ज़ौजियत में आते उसके कमरे में मौजूद थी। ये शादी जैसे हुई आप जानती हैं, प्लीज़ मुझसे कोई और उम्मीद मत रखिएगा अम्मारा। मैं आपके बच्चे को तस्लीम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपना आप आपके हवाले नहीं कर सकता, ना ही आपको अपना बना सकता हूँ। मेरे दिल में कोई और बस्ती है जिससे मैं आज बेवफाई कर चुका हूँ। कमरे में आते एक नज़र अम्मारा पर डाले संजीदगी से कहते वो बेड के कोने में लेटते गुलरुख को याद करते अपनी नम आँखें साफ कर गया, जबकि अम्मारा भी बेड के दूसरे किनारे पर टिकी अपने आंसू बार बार साफ कर रही थी। मोहब्बत सही इंसान से हो जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर गलत इंसान से हो जाए तो ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाती है। उसकी एक गलती की वजह से एक मासूम जान पर नाजायज़ का धब्बा लग गया था। एक शख्स अपनी मोहब्बत से दूर हो गया था। पशेमानी ही पशेमानी थी उसके चारों तरफ। दिन सुस्त रवि से गुजरते रहे। इर्तिज़ा महज गांव का होकर रह गया। शहर जाकर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हुई थी, तो दूसरी जानिब गुलरुख पर जैसे सातों आसमान आन गिरे थे। यकीन करना मुश्किल था कि मोहब्बत का दावेदार बेवफाई कर गया है। इर्तिज़ा को यूनिवर्सिटी ना आता देख उसने उसके दोस्त से उसके बाबत पूछना चाहा। आगे से जो खबर उसे दी गई वो उस नाजुक जान को अजियत के भंवर में झोंक गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वो शख्स दगाबाज था। यकीन तो तब हुआ जब उसकी अपनी बीवी के हमराह एक तस्वीर में देखा। मोहब्बत का मीनार धड़ धड़ करके टूटा था। अब तो कोई शक बचा ही नहीं था कि वो शख्स वाकई बेवफाई कर गया है। उसके सारे वादे, सारी कस्में झूठी थी।
1 हफ्ता वो हॉस्टल में बीमार रही थी। उस शख्स की बेवफाई ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि वो खुद को जोड़ नहीं पा रही थी। 3 माह के अजियत दह सफ़र के बाद वो जैसे अपनी मंजिल को पहुंची थी। वो शख्स अब भी उसकी यादों में ज़िंदा था, लेकिन एक बेवफा बनकर। उसने अपना कॉलेज बदल लिया था। वो उस शख्स से जुड़ी हर चीज़ से दूर चले जाना चाहती थी, इस बात से अनजान कि आना उसने उस शख्स के पास ही है। अमारा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसके आने से सबसे ज़्यादा खुश इर्तिज़ा था। उसने बच्चे का नाम दुआ रखा था, जबकि शाह नवाज़ शाह और रब नवाज़ शाह के लिए वो नाजायज़ ही थी। अमारा की हरकत के सबब नफीसा का कॉलेज जाना बंद हो गया था। वो इर्तिज़ा के बड़े भाई मुस्तफ़ा के निकाह में थी और उसे मुस्तफ़ा के हमरा रुखसत कर दिया गया था, जो उसे अमारा की तरह बदकिरदार समझकर उस पर हाथ उठाता, उस पर अपनी वहशत उंडेलता, उसे हर रोज़ अजियत और तकलीफ़ से नवाजता था और वो खामोशी से उसका हर दर्द सह जाती थी। गुजरते वक्त ने इर्तिज़ा के जहन ने गुलरुख को एक पल के लिए भी अपनी याददाश्त से नहीं मिटाया था। वो आज भी पहले रोज़ की मानिंद उसके दिल और दिमाग में जिंदा थी, लेकिन उसने अमारा को माफ़ करते उसे उसका हक दे दिया था। वो उसकी हक तलफी करके उसका गुनहगार नहीं बनना चाहता था। ये भी मामूल का दिन था जब अमारा का फ़ोन बजा। अपने फ़ोन पर आए पैगाम को देखते उसका रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। उसकी पेशानी अर्क आलूद हुई। एक नज़र अपने साथ बैठी माँ और ताई पर डालते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। नफीसा जो इसी जानिब आ रही थी, अपनी बहन की हवाइयाँ उड़े चेहरे की जानिब देखा अचंभे का शिकार हुई थी। उसके कमरे में बंद होते ही वो भी कंधे उचकाए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या चाहिए अब तुम्हें? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला? कमरे में आते कॉल पिक करके अमारा भराई आवाज़ में बोली। बर्बाद कर दी? तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई है। अपने कज़न से शादी जो कर ली तुमने, मोहब्बत के दावे तो मुझसे करती थी तुम। फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद आसिफ हिकारत से बोला, तुम क्या चाहते हो? अमारा का दिल बैठे जा रहा था। मिलने आओ मुझसे, वरना अपनी और तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बना दूंगा। एड्रेस भेज रहा हूँ, याद रखना। नहीं आई तो अगले 10 मिनट के अंदर अंदर तमाम तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगेंगी। आसिफ ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। अमारा ने डबडबाई निगाहों से मोबाइल की जानिब देखा और अगले ही पल अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई। कोई और चारा नहीं था, उसे जाना ही था मिलने, वरना वो शख्स उसकी इज्जत को नीलाम कर देता। 6 माह की दुआ को अपनी माँ के हवाले करके सहेली के घर जाने का बहाना करके तेज कदमों से हवेली से निकल रही जब उसकी टक्कर नफीसा से हुई। अमारा के हाथ से मोबाइल छूटते ज़मीन पर गिरा। जैसे उठाने के लिए नफीसा नीचे झुकी और स्क्रीन पर चमकते आसिफ के नाम को देखते ही नफीसा ने बेयकीनी से अपनी बहन की जानिब देखा, जो उससे मोबाइल झपटते उससे नजरें चुराए वहाँ से निकलती चली गई थी। नफीसा ने तेज़ी से अंदर आते इर्तिज़ा को फ़ोन करके सब बताया था। जैसे सुनते इर्तिज़ा की कनपट्टी की रगें सुलग उठी थी। वो उस वक्त डेरे पर मौजूद था। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते वो ड्राइविंग सीट पर विराजमान होते तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गया था। हाल पूरी रात उसकी आंखों में कटी थी। दुआ की रोने की आवाज़ सुनते वो अपनी जगह से उठा था। उसके फीडर को खाली देखते वो दुआ को गोद में उठाए कमरे से बाहर किचन की जानिब बढ़ा। किचन से आती आवाज़ों को सुनते इर्तिज़ा के माथे पर बल पड़े थे। किचन में दाखिल होते इतनी ठंड में उसे दुपट्टे से नदार बालों का जूड़ा बनाए बर्तन धोते देख इर्तिज़ा के हवास भरना उठे थे। रात के आखिरी पहर जब सब ख्वाब व खरगोश के मज़े लूट रहे थे, वो बर्तन धो रही थी। क्या कर रही हो इस वक्त तुम यहाँ? वो जो रोने का शोगल फरमाते बर्तन धो रही थी, इर्तिज़ा की बात सुनते अपनी जगह से 2 फीट ऊपर उछलते पलटते उसे देखने लगी। इर्तिज़ा उसकी भीगी आंखें और सुर्ख नाक देखकर जबड़े भींच गया। यकीनन उसे सर्दी लग रही थी। बर्तन धो रही हूँ, संजीदगी से जवाब देते उसने एक नज़र उसकी गोद में मौजूद उस बच्ची पर डाली। सीने में कुछ छन से टूटा था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में इजाफा हुआ। इर्तिज़ा उसकी नज़रों का मरकज़ दुआ को बनी देखते जैसे उसकी बहती निगाहों से अंदर तक झांक गया था। वो क्या सोच रही थी वो जान गया था। जाओ सो जाओ, ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। इर्तिज़ा का लहजा हतमिया था। आपकी वालदा कह कर गई हैं अगर मैंने सारे बर्तन नहीं धोए तो वो मेरे बाल काट देंगी, और मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। भराई आवाज़ में पर लाख काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाई थी। उसकी जान अटकती थी अपने बालों पर। इर्तिज़ा अपनी आंखें ज़ब्त से नीच कर खोल गया। ये क्यों रो रही है? वो नहीं देना चाहती थी इस बच्ची पर ध्यान, लेकिन उसे मुसलसल रोते देख वो ना चाहते हुए भी उससे मुखातिब हुई। इसे भूख लगी है, दूध बनाना है इसका, इर्तिज़ा ने अपनी पेशानी मसलते हुए बताया। इस वक्त एक रिश्ते में बंधे होने के बावजूद उन दोनों के बीच अजनबियत की एक दीवार कायम थी। मैं बना देती हूँ, अपने हाथ पानी से धोते सपाट लहजे में कहती वो उसकी तरफ पलटते दुआ के लिए दूध बनाने लगी। इर्तिज़ा एक टिक उसकी जानिब देख रहा था। बहुत दिनों बाद जैसे वो सुकून जैसे एहसास से रोशनास हुआ था। यही मंजर तो उसने तस्वुराती दुनिया में सोचा था वो हो उसके पास पूरे हक से। इर्तिज़ा को मालूम नहीं था उसका ये तस्वुर इस तरह से हकीकत का रूप धारेगा। उसके आर्ज को छूती लटको बेसाख्ता उंगली के पूरों से छूते वो उसके कान के पीछे उड़सते उसके आर्ज पर अपने हाथ की पुश्त रब कर गया, जिस आर्ज पर उंगलियों के निशान अब भी वाज़ह थे। अपने काम में मगन वो उसकी जिसारत पर सुर्ख होती साख्त हो गई। उसके लम्स को महसूस करते गुलरुख की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी।
उसने इर्तिज़ा की जानिब देखा, जिसकी आंखों से जज्बातों की लपक से उसे अपना वजूद जलता महसूस हुआ था। वो उसका हाथ झटक गई, इर्तिज़ा के माथे पर बल पड़े। दूर रह मुझसे, जितना हो सकता है रज़ा शाह। उससे दूरी बनाते वो फीडर दुआ की लबों से लगा गई, जिसने अपने हाथों से फीडर थामते खुद पीना शुरू कर दिया था। गुलरुख उसकी हरकत पर मुस्कुरा गई, लेकिन जल्द ही उसकी ये मुस्कान सिमट सी गई। क्यों दूर रहूं मैं तुमसे? गुलरुख की कलाई जकड़े उसे अपने बेहद नज़दीक करते वो उसके चेहरे पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ते हुर्राया। गुलरुख ने उसका सर्द चेहरा देखते हुए थूक निकला, क्योंकि मैं वनी हूँ। गुलरुख ने हिम्मत न हारते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले जवाब दिया। बीवी हो मेरी, निकाह किया है तुमसे, ज़ौजियत में आई हो। जब चाहे, जैसे चाहूँ, जहाँ चाहे तुम्हें छू सकता हूँ और तुम रोक नहीं सकती मुझे मेरा हक लेने से। उसके जवाब पर उसका चेहरा तन उठा था। सर्द लहजे में उसे बावर कराया कि वो उस पर हक रखता है, और कर ही क्या सकते हैं। पहले बेवफाई, फिर सफाकी और दरिंदगी, बस ज़बरदस्ती ही रह गई थी, वो भी कर लीजिएगा। मेरे दिल में मौजूद नफरत भी बतदरीज बढ़ती चली जाएगी। अपनी कलाई आज़ाद करवाने की सही करते वो दांत पीसते हुए बोली। जब वो अपना हाथ उसकी पुश्त से गुजारते जब्त खोते, उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेते, उसे ज़बरदस्ती का सही मतलब बता गया था। वो एक हाथ से उस पर गिरफ्त इस कदर मजबूत किया हुआ था कि गुलरुख लाख मज़ाहमत के बावजूद उसकी गिरफ्त से निकलने से कासिर थी। उसे अपनी सांसें टूटती हुई महसूस हो रही थीं। उसके सीने पर वार करते उसने उससे आज़ादी लेनी चाहिए। जब वो उसकी बंद होती सांसों का ख्याल करते, उसकी गर्दन पर झुकते, गहरा सांस उसकी संदली सी महक में भरते, उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ गया। गुलरुख जो गहरे सांस भरते अपनी सांसें बेहाल कर रही थी, इर्तिज़ा की इस जिसारत पर सर से पांव तक कांप उठी थी। ज़बरदस्ती और हक का मतलब तफसील से बताऊंगा। अभी मेरे इस अमल से जान लो कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पर हक रखता हूँ। उसका गाल थपथपाते हुए वो उसके आर्ज पर अपने लब रखते दुआ को लेते हुए किचन से निकलने लगा। जब कुछ याद आने पर वो पलटा और उसका हाथ थामे उससे लिए आगे बढ़ा। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? छोड़ें मुझे। उसके साथ घसीटती हुई वो दबा दबा चिल्लाई। बीवी शोहर के कमरे में अच्छी लगती है, चाहे वनी होकर आए, चाहे शान से ब्याह कर। कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल होते वो दरवाज़ा बंद करते हुए दुआ को बेड पर लेटाते उसके भागते वजूद को अपनी गिरफ्त में कैद किए सख्त लहजे में बोला, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से। मैं एक बेवफा, धोखेबाज, फरेबी, संगदिल इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे आपके घर वालों की मार कबूल है, लेकिन आपके साथ एक कमरे में मौजूदगी नहीं। अपने पहलू पर धरे उसके हाथों पर अपने नाखून गाड़ते वो झटपटाती हुई बोली, अगर अब तुमने ज़रा सी भी मज़ामत की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो इसी वक्त तुमसे अपना हक वसूल कर लूँगा। और यकीन करो, मैं रह नहीं खाऊंगा, फिर चाहे तुम उसे ज़्यादती बोलो या ज़बरदस्ती। उसके कान पर झुकते, उसकी समातों में जानलेवा सरगोशी उतारते वो उसकी तमाम मज़ाहमत का दम तोड़ गया था। उसके यूँ सुन होते वजूद को महसूस करते वो उसके कान की लो को अपने लबों से छूते यूँ ही उठाए बेड की जानिब बढ़ते उसे बेड पर लेटा गया। गुलरुख ने नम निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसने बेड के दूसरे जानिब आते ही अपनी जगह संभालते तमाम लाइट्स बंद करते हुए साइड लैम्प जलाया, उसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिया। गुलरुख अपना रुख मोड़ते उसकी जानिब अपनी पुश्त कर गई। आंसू तेज़ी से आंखों से बह निकले। इस शख्स की ये इनायतें, ये कुर्बत, आंखों में झलकती मोहब्बत उसकी बेवफाई पर पर्दा तो नहीं डाल सकती थी। दूसरी जानिब वो उसकी पुश्त को बेबसी से तकते अपने लब बाहिम सख्ती से भींच गया। आसान नहीं था सब कुछ। पहले मोहब्बत छीन ली गई, अब जब मिली तो अपनी ही बीवी के कत्ल के औज़ उसे मिली। वो उसे बेवफा समझती है, उसकी किसी वजाहत पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन अब वो उसे अपने घर वालों के जुल्म की नज़र नहीं होने देगा। कुछ फ़ैसला इंसान पल में लेता है। एक फ़ैसला उसने ले लिया था कि अब जब उसकी मोहब्बत उसे मिल ही गई थी तो वो उसे फरसूदा रस्म की भेंट चढ़ाते उसे मज़ीद खुद से दूर नहीं करेगा। माजी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आसिफ? गांव के गुंजान आबाद हिस्से में, जहाँ से कुछ कदम की दूरी पर घना जंगल था। गाड़ी रोकते वो गाड़ी में बैठते ही पास खड़े आसिफ की जानिब देखते हुए बोली, क्योंकि तुम्हें मारना है। आसिफ ने कहते ही अपनी जेब से गन निकालते उस पर तानी। अमारा ने खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्या कह रहे हो ये तुम? क्यों मारना है मुझे? आसिफ, नीचे करो इसे। अमारा खौफ से कांपते हुए लहजे में सवाल पूछते गन नीचे करने का कह रही थी। ये तो अपने बाप से पूछना, जिसने बिजनेस में किसी के साथ मामलात बिगाड़े हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारी सुपारी दी थी। तुम्हें मारता या तुम्हारी बहन को? तुम आसान हदफ थी मेरे लिए, इसलिए तुम बीबी, तुम ही सही। आसिफ शुरू से उन्हीं कामों में मुलविस था। वो मुख्तलिफ लोगों से सुपारी लेते ऐसे काम करता था। फिर भी अमारा ने उससे मोहब्बत की थी। अमारा ने हज़ारों बार उसे कहा था कि वो ये काम छोड़ दे, लेकिन वो अपनी गुर्बत का बहाना करते हर बार उसकी बात टाल देता था। अमारा को क्या पता था कि उसे जिस शख्स से मोहब्बत हुई थी वो इस कदर सफाक था। अमारा ने नफ़ी में सर हिलाया, आंखों के सामने इर्तिज़ा का चेहरा लहराया। जिस तरह इज़्ज़त व वक़ार उसने उसे बख्शा था, उसे उसका हक था। वो उस शख्स को बता देती इस बारे में तो यकीनन वो उसकी बात पर यकीन करता। अमारा को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे कबल वो गाड़ी स्टार्ट करती, आसिफ उसके सीने में एक साथ 3 गोलियां मारते अपनी गाड़ी में सवार होते वहाँ से भागा था।
पल भर का खेल था और वो जान से चली गई थी। हातिम खान जो शिकार पर इस जानिब ही आया था, गोलियों की आवाज़ सुनते वो तेज़ी से इस तरफ आया। तेज़ रफ्तारी से जाती गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर उसने जल्दी से ली। उसने एक नज़र गाड़ी में मौजूद अमारा पर डाली। इससे पहले वो वहाँ से जाता, पुलिस को इन्फॉर्म करता, गाँव के लोगों ने चीखो चिल्लम मचा दिया था। सब उसके हाथ में गन देखते यही समझे थे कि उसने शाह हवेली की बहू को मारा है। हातिम शायद घबराहट में मुब्तला हो गया। वो जानता था अगर इन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वो इस बात के सबूत इकट्ठे नहीं कर पाएगा कि आखिर कातिल कौन है। गांव के रिवाज के मुताबिक उसकी किसी भी सफाई और वजाहत को सच नहीं माना जाएगा, इसीलिए तेजी से वहां से फरार हुआ था। वो जानता था अब दूसरा रास्ता, वो उसकी बहन को वनी करने का कहेंगे, लेकिन वो उससे कबल उस कातिल और तमाम सबूत उसके सामने रख देगा। शहर से इंटर मुकम्मल करके वो हवेली आई थी। उसे यहाँ आए हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था। अपने माँ बाप की आगोश में आते वो इंतहाई खुश थी। अभी भी वो अपने परिंदों के पास बैठी हुई थी जब हवेली में मचे शोर को सुनते हुए वो तेज़ी से लाउंज में आई थी, जहाँ सामने ही उसकी माँ ये बैन डाल रही थी कि उसके लाला ने किसी को मार दिया था। वो शदीद खौफ में मुब्तला हुई थी। लाला हवेली में नहीं थे और ना ही हाकिम साहब ने इस हफ्ते घर का रुख किया था। तकरीबन एक हफ्ते बाद उसके बाबा के खास मुलाजिम चाचा जफ़र नम निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए उसके हाथ में मौत का परवाना रख गए थे कि उसे वनी किया जा रहा है। उसकी मोरें सदमे से निढाल हो गई थीं और वो अपने आप को ढके अपने बाप के बुलावे पर जिरगे के लिए निकल गई थी। जिरगे में अपने सामने हाकिम खान को देखते इर्तिजा को इज़्तिराब ने आन घेरा था। वो उस लड़की से जुड़े हर शख्स को जानता था, समझ गया था या तो यहाँ से उसकी मोहब्बत को वनी किया जाएगा या फिर खून की होली खेली जाएगी। उसे अम्मारा के मरने पर ज़रा अफसोस नहीं था। उसकी सोच के मुताबिक वो औरत उसकी ज़ौजियत में होते हुए अपने आशना से मिलने गई थी। अगर कोई और इसे न मारता तो शायद वो खुद उसके अपने हाथों से जान ले लेता। और फिर जब गुलरुख आदमियों से भरे जिरगे में आई, उसके बालों की बेपर्दगी के सबब हर आदमी की उठती उस पर नजरें उसके वजूद में अंगारे से भर गई थीं। निकाह होते ही वो शदीद तेश में उसकी जानिब बढ़ते उसे अपनी गाड़ी में डाल गया था। उसकी चादर का सड़क जाना, खुद से लापरवाही बरतना इर्तिजा के ज़ब्त का इम्तिहान ले रहा था। हवेली आते ही वो चंद घंटों से दरहम बरहम हुई अपनी ज़िंदगी को सोचते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने उसकी चीखों को सुनते अपने दिल को मजबूत करना चाहा था। वो उसे महज वनी समझना चाहता था, लेकिन दिल में मौजूद सोई मोहब्बत अंगड़ाई लेते बेदार हुई थी। अब जब बेदार हो ही गई थी तो इस मोहब्बत को आँच देते जिंदा रखना था। दूसरी जानिब शहर में मौजूद आसिफ के बारे में मामूलात हासिल करते हातिम को जब ये बात मालूम हुई थी कि उसकी बहन को वनी कर दिया गया है, वो बेबसी की इंतहा पर पहुँचते फ़कत खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठा गया था। उसे अब जल्द अज जल्द आसिफ के बारे में मालूम करना था। हाल अपने ऊपर ठंडा ठार पानी गिरते महसूस करते वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। अपने चेहरे पर हाथ फेरते उसने समझने की कोशिश की कि उसके साथ हुआ क्या है। जब उसे कुछ समझने का मौका दिए बिना शाज़मा बेगम उसकी बाल गुद्दी से जकड़े उसे बेड से खड़ा कर गई। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी की जगह ले। हिम्मत कैसे हुई इसकी जगह पर उसके शोहर के पहलू में सोने की, कोशिश करने की? इस कमरे में आई कैसे तू? इंतहाई हिकारत से कहते हुए वो उसके आर्ज पर थप्पड़ मार गई। गुलरुख के हवास झंझना उठे, आंसू मुतवातर आंखों से बह निकले। वो मेरे शोहर हैं। अब न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी कि वो उन्हें जवाब दे बैठी और अपने लिए मुश्किल खड़ी कर बैठी। शाज़मा बेगम तेज से पागल होती हुई उसके आर्ज पर दर थप्पड़ मारते, उसके चीखने चिल्लाने गिड़गिड़ाहट को नज़रअंदाज करती उससे लिए लाउंज में आई। उसे फर्श पर फेंकते वो गहरे सांस भरने लगी। फर्श पर गिरी गुलरुख हिचकियाँ भरते हुए ज़ोरदार आवाज़ के साथ रोने लगी। जाओ कैंची लाओ, इसके बाल काटते, उसकी खूबसूरती में कमी करो। मेरे दामाद को फंसाना चाहती है अपनी खूबसूरती के जाल में। शाज़मा बेगम ने मुलाजमा को कैंची लाने का कहते हुए उसके वजूद पर ठोकर मारी थी, जो दुपट्टे से नदार बेपर्दा यूँ सब के सामने अपने आप को हद दर्जा बेबस महसूस कर रही थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। प्लीज़ मत करें, रहम खाइए। गिड़गड़ाते हुए वो उनसे फरियाद करती, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। जब शाज़मा बेगम उसके बाल गुद्दी से जकड़े नफरत आमेज़ नज़रों से उसे देखने लगी, उससे कबल वो उसके बाल काटती नफीसा चीखती हुई उन तक आते उनके हाथ से कैंची थाम गई। पागल हो गई हैं क्या आप? अम्मा, आप क्या करना चाह रही थी? आप खुदा को माने, रहम खाएं। रोज़ अपनी बेटी को पिटते देखती हैं, तड़पते देखती हैं, फिर भी मजलूम पर जुल्म करते मेरे लिए अजाब बना रही हैं। मुकाफ़ात अमल से डरें अम्मा, डरें, होश में आ जाएं, पागल मत बने। गुलरुख के वजूद को अपने सीने से लगाए वो रोते हुए बोली। तंग आ गई थी अपनी माँ को इस तरह देखते हुए। उसकी माँ अपनी बेटी की जुदाई में जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो जो तुम्हारी बहन की जगह लेने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारी बहन के हक पर डाका डाल रही थी। शाज़मा बेगम बेटी के यूँ गुल की तरफदारी करने पर भड़क उठी। आप ही की जगह ये नहीं छीन रही, इसकी जगह आप ही ने छीनी थी। आपने आप ही को ज़बरदस्ती भाई पर थोपा था। बेटी के हर ऐब पर पर्दा नहीं डालते अम्मा। जहाँ वो गलत हो, जहाँ वो अपनी इज्जत के साथ घर की इज्जत भी ख़राब कर देने वाले रास्ते पर गामजन हो जाए, उसी वक्त बेटी के कदमों में बेड़ियाँ डाल देनी चाहिए। उसके हर ऐब को छुपाना नहीं चाहिए। उसने नहीं छीना किसी का भी मकाम, बल्कि इसका मकाम छीना था आपने, आप ही ने। वो आपा खोते हुए उन्हें हकीकत का आईना दिखा गई। शाज़मा बेगम के लफ्ज़ ख़त्म होते वो खामोशी से वहाँ से निकलती चली गई। पानी लाओ,
उनके जाते ही नफीसा ने मुलाजमा को पानी लाने का कहा। गुलरुख के वजूद को सहारा देते उठाते उसने सोफे पर बिठाया। मुलाजमा के पानी लाने पर नफीसा ने उसके लबों से गिलास लगाया था। वो एक सांस में सारा पानी पी गई। प्लीज़ मुझे जाने दें यहाँ से, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। कोई अच्छा नहीं है यहाँ, यहाँ सब बहुत बेरहम हैं, संगदिल हैं। वो अपने आंसू साफ करते हुए हिचकियाँ भरते हुए बोली। भाई भी नहीं हैं अच्छे? नफीसा ने मोहब्बत से उस लड़की को देखते हुए पूछा। उसके आर्ज पर छपे निशान देखते उसे रहम आया था। वो सबसे ज़्यादा जालिम हैं, धोखेबाज, फरेबी, झूठे, बेवफा। इर्तिज़ा को याद करते वो भर्राई आवाज़ में बोली। भाई बेवफा नहीं थे और ना हैं। नफीसा के कहने पर उसने चौंकते हुए उसकी जानिब देखा, जो उसे तमाम हकीकत से वाकिफ़ करवाती चली गई। उसे बेवफाई ही तो कहते हैं। सब कुछ सुनने के बाद उसके आंसुओं की शिद्दत में और इजाफा हुआ था। ये बेवफाई नहीं, मजबूरी थी। भाई की जगह खुद को रखते हुए सोचो, एक माँ तुम्हारे पैरों पर गिरे, तुमसे फरियाद करे तो तुम क्या करोगी? मोहब्बत को चुनोगी या उस माँ के खाली दामन को भर दोगी? नफीसा ने उससे सवाल पूछा, जिसका जवाब शायद वही था जो इर्तिज़ा ने किया। गुलरुख अपना चेहरा झुका गई। तुम्हें पता है, भाई सुबह जाते वक्त सबको ये बात बता गए थे कि तुम उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम बनी नहीं, उनकी बीवी हो। और अब इस हवेली के हर फर्द पर लाजिम है तुम्हारी इज्जत करना, तुम्हें वही मकाम देना जो उनकी बीवी का है, वरना वो अपनी बीवी और अपनी बच्ची को लेते हम सब से दूर चले जाएंगे। नफीसा ने उस पर एक और इंकशाफ किया। वो बेयकीनी के समंदर में गोताजन हुई। उसने बेयकीनी से नफीसा की जानिब देखा, जो असबात में सर हिला गई। पोर्च में गाड़ी के टायर चढ़चढ़ाने की आवाज़ सुनते हुए उन दोनों ने दाखिली दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ से तेज़ कदम उठाता वो उस तक आते, घुटनों के बल बैठते हुए, उसके आर्ज पर हाथ रखते हुए, उंगलियों के निशान देखते हुए अपने जबड़े सख्ती से भींच गया। गुलरुख एक टिक उस शख्स के चेहरे पर फैले इज़्तिराब को देख रही थी, जब उसके बालों को छूते हुए देख रहा था कि कहीं उसके बाल काटे तो नहीं। उसने मुलाजमा को सख्ती से हुक्म दिया था कि उसके जाने के बाद हवेली में कुछ भी हो वो उसे फ़ौरन खबर दे। मुलाजमा की कॉल पर ये सुनते कि चाची उसे मारते हुए उसके बाल काट रही हैं, वो जिस कदर रश ड्राइविंग करते यहाँ पहुँचा था ये वही जानता था। गुलरुख एक टिक उस खूबरू शख्स की जानिब देख रही थी, जो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस, आस्तीने कोहनियों तक मोड़े, सुनहरी आंखों में मोहब्बत फ़िक्र समोए उसकी जानिब देख रहा था। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? उसे बिना दुपट्टे देखते वो सख्त लहजे में कहते उसे होश में लापटक गया, अंदर रह गया। भराई आवाज़ में जवाब दिया। इर्तिज़ा ने लब भींचे उसे एक झटके में अपने बाजू में उठाया। गुल नफीसा के सामने उसकी इस हरकत पर सुर्ख अंगारा बनी मजामत करने लगी। जब इर्तिज़ा ने उसे घूर कर देखा, नफीसा मुस्कुराहट जब करते इन दोनों को देखने लगी। दुआ अम्मी के पास है नफीसा, उसे तुम संभाल लेना। इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा करते वो नफीसा से कहते हुए उसे अपने कमरे की जानिब लेकर बढ़ा। क्या बदतमीज़ी है ये, उतारें मुझे। कमरे में आते ही वो उसकी गिरफ्त से निकलने की सही करते हुए चीखते हुए बोली। खामोश बिल्कुल। इर्तिज़ा ने उसे बेड पर लिटाते उस पर हावी होते हुए सर्द लहजे में उसे डपटा। गुलरुख ने खामोश निगाहों से उसे देखा। उसे देखते देखते कब आंसू उसकी आंखों से बह निकले उसे पता ही नहीं चला। इतने सारे आंसू आखिर कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके आंसू अपने लबों से चुनते उसने गंभीर लहजे में कहा। रज़ा, मुझे नफीसा आपी ने बता दिया आपकी शादी। वो अपने चेहरे पर रक्स करते उसके बालों की तपिश ज़दा लम्स की बदौलत गहरी सांसें भरते हुए बोलने लगी। जब इर्तिज़ा ने उसके बाकी अल्फाज अपने लबों से चुने, गुल ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसके सुलगते लम्स को बर्दाश्त किया। उसकी सांसों को आज़ादी बख्शते वो उसके आर्ज पर अपने रब रखते, जैसे उसके हर दर्द का मदावा कर रहा था, उसके ज़ख्मों पर मरहम रख रहा था। अभी कुछ मत कहना, अच्छा है तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो गई हो। अब मुझे मेरी मोहब्बत को अपने नाम करने दो कि इस विसल के लिए मैं तड़पा हूँ। तुम्हें पाने की तड़प मेरी रग रग में बस चुकी है। खुमार ज़्यादा लहजे में कहते हुए वो उसकी सांसों पर एक बार फिर काबिज़ होता, उसके वजूद में गुम होता चला गया। गुलरुख भी अपनी हर मज़ाहमत तक करते अपने आप उसे सौंप गई। खान हवेली के बाहर होते शोर गुल ने खान हवेली के वकीलों की नींद भग से उड़ाई थी। वो जो गुल को अपने हिसार में कैद लिए काफ़ी अरसे बाद गहरी नींद सोया था, शोर ने उसकी नींद में खलल डाला। गुलरुख भी बेदार होते हुए एक नज़र उसकी जानिब देखते हुए उससे अपनी नज़रें फेर गई थी। उसकी कुर्बत में रंगी, उसकी खुशबू में बसी वो इर्तिज़ा को इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। इर्तिज़ा का दिल था उसके हुस्न को सराहे, लेकिन बाहर के बढ़ते शोर ने उसका मूड गारत किया। लेटी रहना ऐसे ही, मैं आ रहा हूँ, खबरदार जो यहाँ से उठी। गुलरुख को बेड से उठता देख वो उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहता अपना कुर्ता पहने बाहर की जानिब बढ़ा। गुल क्यों उसकी बात सुनती? तजस्सुस खाए जा रहा था कि आखिर बाहर ऐसा क्या है। सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो भी कमरे से बाहर निकली। शाहनवाज शाह, इर्तिज़ा शाह बाहर आओ। अपने कमरे से बाहर निकलते उसने इर्तिज़ा की घूरियों को नज़रअंदाज किया था। जब अपने लाला की आवाज़ सुनते वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नंगे पाँव बाहर भागी। लाला, हवेली के वसी लॉन में अपने लाला को देखते हुए वो भागते हुए उसके सीने का हिस्सा बनी। लाला की जान। हातिम उसे अपने सीने में भींचे मोहब्बत से बोला। उसके साथ हाकिम साहब भी मौजूद थे, पुलिस के कुछ अफसरान और हाथों में हथकड़ियाँ पहना आसिफ भी।
ارتضیٰ اور باقی حویلی کے مکین بھی باہر آئے جب حاتم نے ارتضیٰ شاہ کی جانب دیکھا۔ تمہاری بیوی کا اصل قاتل یہ رہا، یہ رہے تمام ثبوت۔ تمہارے چچا کے بزنس رائولوں نے قتل کروایا تھا، اسے بھی پولیس ڈھونڈ رہی تھی۔ فائل اس کی جانب پھینکتے حاتم سرد لہجے میں بولا۔ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں بے یقینی بھرا تاثر ابھرا۔ اس بات سے فقط نفیسہ اور ارتضیٰ واقف تھے کہ وہ آصف سے ملنے گئی تھی، لیکن اب آصف کے بتانے پر کہ اس نے زبردستی بلایا تھا، وہیں ان دونوں کو اپنی سوچ پر شرمندگی کے ساتھ ساتھ آصف پر شدید تاؤ بھی آیا تھا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اب آزاد کرو میری بہن کو، طلاق دو اسے۔ اپنے لالا کی بات سنتے ہوئے ارتضیٰ کی قربت کے رنگ اس کے چہرے سے ہٹتے چلے گئے۔ اس کا رنگ متغیر ہوا، جبکہ ارتضیٰ کو لگا گویا پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈول دیا ہو۔ حاکم صاحب خاموشی سے کھڑے جواب سننا چاہتے تھے ارتضیٰ کا، جو اس کی آنکھیں دے بھی رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے اپنی مٹھیاں کس کر بھینچیں، ماتھے اور گردن کی رگیں پھول اٹھیں۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے، آزادی صرف میری موت کی صورت میں اسے مجھ سے ملے گی، اسی لیے تیاریاں شروع کرو اپنی حویلی جا کر۔ اپنی بیوی کو میں شان سے لینے آؤں گا۔ ارتضیٰ نے ایک ایک لفظ اس انداز میں ادا کیے تھے جیسے اس کے دانتوں کے بیچ میں حاتم کی گردن ہو۔ حاتم نے ارتضیٰ کی بات سنتے ہی اپنی بہن کی جانب دیکھا، جس کی لرزتی پلکیں سرخ عارض چہرے پر چھائی شرم و حیا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی، اور اپنے بابا کی جانب جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آج آنا جمعے کو اپنی بیوی لینے، حاتم نے فیصلہ سنایا۔ گل کے لبوں پر مسکان نے اپنی جگہ بنائی۔ پولیس آصف کو لیے وہاں سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ گل نے خود کو ارتضیٰ کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے نظریں اٹھائیں، اس کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی جانب بھی لو دیتی محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ اپنی نظریں جھکا گئی، اپنے بھائی کے حصار میں وہاں سے نکلتی ہوئی چلی گئی۔ سرخ روسی لباس پور پور ارتضیٰ کے لیے سجائے، ہاتھوں پر اس کے نام کی مہندی لگائے وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ بیبی کاٹ میں دعا سو رہی تھی۔ گل نے ایک مسکراتی نظر دعا پر ڈالی۔ جب اسی لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا، گل اپنی نظریں جھکا گئی۔ ارتضیٰ کی والدہ نرمین بیگم، اس کے والد شاہ نواز شاہ، غرض یہ کہ حویلی کے ہر فرد نے اس سے معافی مانگی تھی اپنے برے رویے کی۔ اس نے خلوص دل سے سب کو معاف کیا تھا۔ ساری زندگی ان کے ساتھ بتانی تھی، دل میں رنج و ہراس لے کر زندگی نہیں گزر سکتی تھی۔ شازمہ بیگم خوش تو نہ تھیں، لیکن انہوں نے کوئی بدمزگی نہیں پھیلائی تھی۔ ارتضیٰ اپنی شیروانی تن سے جدا کرتے خمار بھری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ جانتی ہو اس لمحے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ تم سرخ لباس میں میرے لیے شرمایا گھبرایا روپ لیے بیٹھی ہو، اور میں تمہارے ہر نقش کی تعریف کرتے ہوئے، تمہیں سراہتے ہوئے اپنے لمس سے تمہیں بتاؤں میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ گمبھیر لہجے میں کی گئی بے باکی بھری بات سنتے ہوئے گل کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ گل، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے واپس مل جاؤ گی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے ایک ایک لمحہ اذیت سے گزارا ہے۔ یوں سمجھو زندگی جی نہیں رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے جانا محبوب کی جدائی جان لیوا ہوتی ہے۔ ارتضیٰ کے لہجے میں تڑپ بول رہی تھی۔ گل کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ بس کریں ارتضیٰ، ماضی یاد نہیں کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آنے والے وقت پر دھیان دیں، جو پل ہمارے درمیان ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، ان پر دھیان دیں۔ دیکھیں آپ نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، آپ پوری شان سے مجھے رخصت کر کے لائے ہیں۔ ارتضیٰ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ محبت سے بولی۔ ہاں بس اب ایک کام رہ گیا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے گرد حصار باندھا۔ کیا؟ ہنوز اس کے سینے پر سر رکھے وہ مستفسر ہوئی۔ دعا کا بھائی لانا ہے، یہی کام رہ گیا۔ فیملی تھوڑی بڑی ہی اچھی لگتی ہے نا، میں، تم اور ہمارے 2 بچے۔ اسے لیے بیڈ پر دراز ہوتے وہ اس پر کالی گھٹا سا چھاتے اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اسے اپنے لمس کی برسات میں بھگونے لگا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند ان کے ملن کا گواہ بننے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ محترم ویورز، آپ نے میری پچھلی سٹوری بہت پسند کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس بار بھی سپورٹ فرمائیے۔